तो भारत का संविधान तो एक ही है, पर ये अपनी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को, अपनी इतनी विविधता को संभालता कैसे है। आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे कि कैसे एक ही संविधान के अंदर कुछ राज्यों के लिए खास नियम कायदे बनाए गए हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि अगर पूरा देश एक ही संविधान से चल रहा है तो फिर कुछ राज्यों को विशेष अधिकार या अलग नियम क्यों दिए गए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर असल में ये भारतीय सिस्टम के डिजाइन का एक बहुत ही सोचा समझा हिस्सा है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। जमीन पर ये चीजें कैसे काम करती हैं, चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं जो इस पूरी बात को और भी साफ कर देगा। जरा सोचिए इस बारे में। देश की संसद एक राष्ट्रीय कानून बनाती है, लेकिन वो कानून नागालैंड में लागू ही नहीं होता, खासकर जब बात जमीन के मालिकाना हक की हो। ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनोखी खूबी में छिपा है, और वो खूबी है असम्मित संघवाद, या जिसे अंग्रेजी में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहते हैं। हो सकता है ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगे, पर यही वो मेन आइडिया है जो बताता है कि भारत अपनी डाइवर्सिटी को इतनी कामयाबी से मैनेज कैसे करता है। तो ये एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये है कि संविधान सभी राज्यों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता। इसके बजाय वो कुछ राज्यों को उनकी खास ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक वजहों से थोड़ी अलग शक्तियां और छूट देता है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई कमाल की है। ये दो मॉडलों का फर्क बताती है। सम्मित संघवाद एक वन साइज फिट्स ऑल जैकेट की तरह है, जो सब पर एक जैसा लागू हो। वहीं असम्मित संघवाद एक कस्टम टेलर्ड सूट की तरह है, जिसे हर राज्य की खास जरूरतों के हिसाब से सिला गया है। इसका मकसद सिर्फ दिखावे की एकता नहीं, बल्कि असल में बराबरी लाना है। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिर ये रास्ता चुना ही क्यों? देखिए, इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। इतिहास को देखें तो ये रियासतों को भारत में शांति से शामिल करने का एक तरीका था। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर ये आदिवासी समुदायों की पहचान, उनकी भाषा और उनकी जमीन की हिफाजत करता है। और हाँ, भौगोलिक और सुरक्षा के नजरिए से ये बॉर्डर से लगे और मुश्किल इलाकों को संभालने में भी मदद करता है। तो चलिए अब उस संवैधानिक टूलकिट को देखते हैं जिसके जरिए इस सिद्धांत को लागू किया जाता है, और वो है आर्टिकल 37(1) और इसके अलग अलग हिस्से। 12 ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। एक दो नहीं, बल्कि पूरे 12 राज्यों को आर्टिकल 371 और इसके अलग अलग हिस्सों के तहत खास दर्जा मिला हुआ है। इससे पता चलता है कि ये कोई अपवाद नहीं, बल्कि भारतीय संघ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये टेबल शानदार तरीके से दिखाती है कि ये प्रावधान कितने अलग अलग तरह के हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में पिछड़े इलाकों के विकास के लिए डेवलपमेंट बोर्ड हैं, तो वहीं नागालैंड और मिजोरम में उनके पारंपरिक रिवाजों और जमीन के अधिकारों को बचाने की गारंटी है। मणिपुर में आदिवासी हितों के लिए एक खास कमेटी है, और कर्नाटक के एक हिस्से में पढ़ाई और नौकरियों में आरक्षण का इंतजाम है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में जमीन पर ये आर्टिकल्स काम कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ ताज़ा मामलों पर नजर डालते हैं। और हमारा पहला केस है नागालैंड का, वही मामला जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी, जो आदिवासी जमीन की सुरक्षा से जुड़ा है। यहाँ हुआ क्या कि एक बड़ा मजेदार कानूनी टकराव देखने को मिला। एक तरफ था देश का बैंकिंग कानून, जो बैंकों को लोन न चुकाने पर संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, और दूसरी तरफ था आर्टिकल 371(a). अदालतों ने साफ साफ कहा कि नागालैंड में जमीन के मामले में आर्टिकल 371(a) ही ऊपर रहेगा। जब तक नागालैंड की विधानसभा हाँ नहीं कहती, संसद का कानून वहां लागू नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि ये प्रावधान सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि एक मजबूत संवैधानिक ढाल है। अब चलते हैं हमारे दूसरे केस पर, मणिपुर। ये मामला थोड़ा और पेचीदा है, जो अंदरूनी शासन और अलग-अलग समुदायों के बीच संतुलन की बात करता है। मणिपुर की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही सवाल है। वहाँ की राजनीति और समाज में घाटी में रहने वाले लोगों और पहाड़ी इलाकों के लोगों के बीच एक बैलेंस बनाना हमेशा से एक बहुत नाजुक मुद्दा रहा है, और आर्टिकल 371(c) इसी संतुलन को बनाने की एक कोशिश है। तो इसको सुलझाने के लिए आर्टिकल 371(c) क्या करता है,
ये एक हिल एरियाज कमेटी बनाता है ताकि पहाड़ी आदिवासियों के हितों की रक्षा हो सके। लेकिन जैसा हमने हाल के झगड़ों में देखा, ये मामला इतना सीधा नहीं है। ये कमेटी एक सलाहकार की भूमिका में है, न कि एक अलग सरकार की। इसीलिए घाटी और पहाड़ियों के बीच पावर बैलेंस का सवाल आज भी मणिपुर के शासन के दिल में बसा हुआ है। तो इन सब उदाहरणों को देखने के बाद चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि आखिर इन सारे विशेष प्रावधानों का असली मतलब क्या है, ये क्यों इतने ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रावधान करते क्या हैं? सबसे पहले तो ये एक पॉलिटिकल सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं, जिससे राज्यों को ये भरोसा रहता है कि उनकी पहचान सुरक्षित है। ये सांस्कृतिक पहचान और ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ज़बरदस्ती एक जैसा बनाने के बजाय विविधता का सम्मान करके भारत की एकता को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और ये बात इस पूरी बहस का निचोड़ है कि विशेष प्रावधान संविधान का क्षरण नहीं बल्कि उसका संवर्धन है। मतलब इन्हें संविधान की कोई कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो इसकी वो ताकत है जो इसे इतना लचीला और सबको साथ लेकर चलने वाला बनाती है। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़े जाते हैं कि जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे से और जुड़ रही है, एकरूपता और विविधता के बीच की ये जो खींचतान है, ये तो बनी रहेगी। ऐसे में स्थानीय पहचान की रक्षा करने वाले इन कानूनों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भारत के संवैधानिक ताने बाने को लगातार परिभाषित करता रहेगा।